नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ भारत माता पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाले अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तब्दीलियों का अर्थ होता है परिवर्तन, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। फिर नेहरू जी आगे कहते हैं कि मैं उन लोगों को अपने भाषण में सोवियत संघ में होने वाले नए नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में भी बताता, और अमेरिका द्वारा की गई नई नई तरक्की के बारे में भी बताता। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। फिर नेहरू जी को लगता है कि देशवासियों को संसार के अन्य देशों और वहां हो रहे परिवर्तन के बारे में परिचित कराना आसान काम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देशवासियों को सोवियत यूनियन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया और अमेरिका में हो रही तरक्की के बारे में बताया, तो उन्हें लगा कि यह काम उतना कठिन नहीं था जितना वह समझते थे। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। फिर नेहरू जी कहते हैं कि मुझे प्राय ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्हें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों की कहानियों ने भारत देश की कल्पना करा दी थी। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर स्थित तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रखी थी। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते हैं जिन्होंने पिछली बड़ी जंग यहाँ पर कौन सी है, प्रथम विश्व युद्ध में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं भाषण देता हूं तो श्रोताओं के बीच में ही मुझे ऐसे पुराने सिपाही भी मिल जाते हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में या और लड़ाइयों में विदेशों में जाकर भाग लिया था। ये लोग विदेशी वातावरण और वहां की संस्कृति से परिचित होते थे। वे लोग दूसरे देशों के बारे में कुछ बातें पहले से जानते थे, क्योंकि नौकरी या लड़ाई के सिलसिले में वे सिपाही वहां रह चुके थे और वहां का हाल कुछ कुछ उन्हें पहले से मालूम था। इसीलिए उन्हें नेहरू जी की बातें समझ में आ जाती थी। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले का अर्थ यहाँ पर संदर्भ से है, उनकी समझ में आ जाते थे। फिर नेहरू जी कहते हैं कि सन 1930 में जब देश में आर्थिक मंदी का दौर चला था, तब लोगों को अन्य देशों के बारे में जाना था। इसीलिए नेहरू जी द्वारा विदेशों के बारे में बताई गई बातों को वे आसानी से समझ जाते थे, क्योंकि आर्थिक मंदी का जब दौर चला था तब अन्य देशों ने हमारे देश की सहायता की थी। तो ऐसे समय में हमारे देश के लोग अन्य देशों के संपर्क में आए, तो अन्य देशों के बारे में, विदेशों के बारे में उन्हें जो भी नेहरू जी जानकारी देते थे वे आसानी से समझ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। फिर नेहरू जी बताते हैं कि वे जब कभी किसी समारोह में पहुंचते हैं तो वहां पर लोग भारत माता की जय के नारे से उनका स्वागत करते थे। तब नेहरू जी उनसे अचानक ही पूछ बैठते थे कि ये भारत माता की जय से उनका क्या आशय है। वह पूछते थे कि वह भारत माता कौन थे जिसकी वे लोग जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। देखिए, नेहरू जी का यह प्रश्न कि भारत माता से क्या आशय है, इसे सुनकर लोगों में उत्सुकता पैदा हो जाती थी। वे कुछ चकित भी हो जाते थे।
जब उनको कोई उत्तर नहीं सूझता तो वे आपस में एक दूसरे की ओर तथा नेहरू जी की ओर देखने लगते थे। एक बार जब नेहरू जी लगातार यही प्रश्न करते जा रहे थे तो एक हट्टा कट्टा जाट, जिसकी अनेक पीढ़ियां किसानी करती आई थी, बोल उठा कि भारत माता से उनका मतलब भारत की धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की? सूबे का अर्थ होता है प्रांत, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर का अर्थ होता है बोर होके मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। फिर देखिए, श्रोताओं में से एक जाट ने नेहरू जी को बताया कि भारत माता से उनका तात्पर्य धरती से था। तब नेहरू जी ने प्रश्न किया कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले की या प्रांत की धरती, या सारे भारत की धरती? इसी तरह प्रश्न उत्तर का सिलसिला चलता रहता। अंत में श्रोता बोर होकर नेहरू जी से ही कहते कि वे ही इसका उत्तर बताए। तब नेहरू जी उन्हें समझाने की कोशिश करते कि वे उन्हें बताते कि उन्होंने भारत को जिस रूप में समझ रखा था, भारत वैसा ही है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज का अर्थ होता है प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। देखिए, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों को अभी भी बहुत कुछ जानना चाहिए। हम भारतवासियों को अपने देश की नदियाँ, पहाड़, जंगल और खेत सब प्यारे हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण है भारत के सभी निवासी, जिनमें हम सभी भी आते हैं, जो इन देशों में चारों ओर बसे हुए हैं। ये करोड़ों लोग ही वास्तव में भारत माता है। इसीलिए भारत माता की जय का अर्थ है इन लोगों की जय, अर्थात भारत में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की जय से है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठती, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। नेहरू जी फिर उन लोगों को समझाते थे कि एक तरह से भारत के निवासी ही भारत माता है। नेहरू जी के विचार जैसे जैसे उन श्रोताओं की समझ में आने लगते तो उनकी आंखों में एक प्रसन्नता की चमक आ जाती। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात खोज ली हो।